आनंदी देवी को खुद पर और अपने परिवार पर बहुत ज्यादा गुरूर था। वो हमेशा अपने परिवार पर अपना हुक्म चला कर रखती थी। इस बात से हर कोई बहुत ज्यादा परेशान था, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इस बारे में खुलकर बात कर सके। ऐसे ही एक दिन, नीलम बहू, कितनी देर लगेगी तुझे मेरा खाना डालकर लाने के लिए? तुझे पता है ना, सूर्यास्त के बाद मैं कुछ नहीं खाती हूँ, फिर भी तुझे इतनी देर लग रही है। अब नीलम भी सर पर पल्ला लेकर भाग भाग कर थाली लेकर आई। जैसे ही वो थाली रखने लगी, थाली में रखी हुई रायते की कटोरी उछल गई और आनंदी ने कहा, ये रायता बस गिरते गिरते बचा है। अगर अन्न का अपमान होता तो घोर पाप हो जाता, लेकिन तुम लोगों को ये बातें समझ में कहाँ आएगी। आज की पीढ़ी ने तो हद की हुई है। आनंदी ऐसे ही अपनी बहू को सुना रही होती है, तभी वहां पर उसका पति लक्ष्मण आया और बोला, कोई बात नहीं, रायता बच गया, थाली बच गई, अब तुम खाना खा लो। जितने चाव के साथ खाना खाते हैं भाग्यवान, उतना ही काम शरीर को लगता है। ये भी तो तुमने सुना ही होगा। पिताजी, आपके लिए भी खाना डालकर ले आऊं क्या? नहीं बेटा, मुझे अभी आधा एक घंटा लगेगा, थोड़ा स्नान कर लूं, उसके बाद खाना डालकर लाना। ऐसे ही एक दिन गली में सुमित्रा और उसकी बहू की बहुत बुरी लड़ाई हो रही होती है। जैसे ही ये लड़ाई आनंदी के कानों तक पहुंची, वो तुरंत ही लड़ाई को सुनने के लिए अपनी नौकरानी कंचन के साथ वहां जा पहुंची। जब से तू इस घर में आई है, तब से रोज हमारे घर में कलेश होता है। तुझे घर को संभालना नहीं आता, तो आज मैं तुझे अलग ही कर देती हूँ। माँ जी, आप मुझे अलग ही कर दीजिए। बोल तो आप ऐसे रही हैं जैसे मैं आपके साथ रहने के लिए मरी जा रही हूँ। बस अब मेरा भी गुजारा आपके साथ नहीं हो सकता। तो ठीक है, कुछ घंटे के लिए तू मुझसे बात नहीं करेगी और उसके बाद मेरे बेटे को घर आने दे। आज आर पार का फैसला हो ही जाए। नेहा और सुमित्रा ऐसे ही लड़ रहे होते हैं और घमंड में आकर आनंदी अपनी नौकरानी से कहती है, देख रही है कंचन, सुमित्रा के घर का हाल। अरे एक औरत के बस में होता है अपने घर परिवार को काबू में रखना। अब मेरा घर परिवार देख ले, सब कितने आराम से मेरी बात मानते हैं। हाँ मालकिन, सब आपकी इज्जत करते हैं, इसीलिए आपकी बात मानते हैं। और आपके घर पर तो आज तक कोई इतना बड़ा झगड़ा भी नहीं हुआ। अरे ऐसा कैसे झगड़ा हो जाएगा? सब कुछ मेरे हिसाब से होता है, तभी तो मैं कोई झगड़ा होने नहीं देती। कंचन भी आनंदी की बात सुनकर चुप हो जाती है, क्योंकि ये आनंदी नहीं बल्कि उसका अहंकार बोल रहा था। लेकिन आनंदी यही नहीं रुकी। अगले दिन जब सुमित्रा और उसकी बहू अलग हो गए, तो आनंदी उसके घर उसे ज्ञान देने पहुंच गई। सुना है सुमित्रा तो अपनी बहू से आखिर अलग हो ही गई। अब तू अपना खर्चा कैसे चलाएगी बहना, और घर कैसे संभालेगी? सब कर लूंगी आनंदी बहन, बस रोज रोज के कलेश से तो दूर रहूंगी। मेरे बेटे ने मुझे हर महीने 5,000 देने का वादा किया है, और मेरे पति की पेंशन भी तो आती है, एक नौकरानी रख लूंगी। अब हर किसी की बहू तेरे घर की बहू की तरह अच्छी थोड़ी ना होती है। कहने की बात है, मेरे घर में भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है, बस सब लोग मेरी इज्जत करते हैं, इसलिए सब प्यार से रहते हैं। मेरे रहते तो मेरे परिवार में तिनके भर की परेशानी नहीं हो सकती। आनंदी की बात सुमित्रा को चुप कर देती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, क्योंकि सुमित्रा के दिन जो बुरे चल रहे थे, ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। और एक दिन जब पूरा परिवार साथ में नाश्ता कर रहा था, तो आनंदी का बड़ा बेटा नरेश बोला, माँ नीरज भी बड़ा हो गया है, मैं तो कहता हूँ इसकी भी अब शादी कर देते हैं। इसकी शादी हो जाएगी तो नीलम का हाथ बटाने के लिए भी घर में एक लड़की आ जाएगी। हाँ बताइए देवर जी, अगर आपने कोई लड़की पसंद की हुई है तो हम उसी को अपनी देवरानी बना लेंगे। ये सुनते ही आनंदी भड़क उठी और बोली, इस घर में वही होगा जो मैं चाहती हूँ, ऐसे कैसे देवरानी बना लेंगे? नीरज, अगर तुम शादी के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी पसंद की कोई लड़की देखती हूँ। माँ, जो आपको ठीक लगे, मुझे आपकी पसंद से शादी करने में कोई एतराज नहीं है। देख रहे हो मेरे बच्चों के संस्कार, सारे संस्कार मेरे दिए हुए हैं, तभी तो सब कुछ इतने अच्छे से कुशल मंगल हो रहा है। कुछ समय के बाद में आनंदी को काजल नाम की एक सर्वगुण संपन्न लड़की पसंद आती है, और आनंदी अपने बेटे नीरज से उसकी शादी करवा देती है। अभी शादी का अगला ही दिन था कि काजल और आनंदी के बीच में तनाव बनने लगता है। काजल रसोई में पहली रसोई की रस्म कर रही थी, तभी आनंदी रसोई में आई। ये क्या आपशगुन कर रही है बहू? तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाकर नहीं भेजा? जब भी नई बहू आकर खाना बनाती है तो सबसे पहले मीठा बनाती है, और तूने यहाँ पर सब्जी चढ़ा दी। माफ करना माँ जी, छोले बनने में समय लगता है ना, इसलिए छोले पहले चढ़ा दिए, साथ में मीठा भी चढ़ा दूंगी। आनंदी ने तुरंत ही छोले की कढ़ाई को उठाकर गंदे बर्तनों के सिंक में रख दिया और बोली, सबसे पहले मीठा बना। तू समझ कि तूने ये बनाया ही नहीं था, और उसके बाद मैं जाकर कोई और सब्जी बना लेना।
काजल की आंखों में आंसू उतर आए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे। काजल शाम के समय खाना बना रही थी। गैस थोड़ा धीरे चल रहा था, इसलिए सूरज ढल गया। आनंदी गुस्से में बैठी हुई थी। काजल उसके पास खाना लेकर आई। लीजिए माँ जी, आपकी थाली तैयार है, खाना खा लीजिए। आनंदी ने थाली को जोर से हाथ मारकर फेंक दिया और बोली, ये कोई समय है मेरे खाना खाने का? सब लोगों को पता है कि सूर्यास्त के समय मैं खाना नहीं खाती, और यही बात मैंने तेरी माँ को शादी के समय बता दी थी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं सिखाकर भेजा उसने तुझे। आनंदी ये बोलकर गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और बिना कुछ खाए सो जाती है। आनंदी ने खुद से कहा, ये छोटी बहू कुछ ज्यादा ही उठ रही है। ये तो बिल्कुल भी नीलम बहू की तरह नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है सब गलत है। सभी परिवार वालों ने रात के समय खाना खाया। काजल जैसे ही अपने कमरे में गई तो नीरज उससे बात नहीं कर रहा था। काजल ने कहा, ए जी, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? अब क्या हो गया? मैंने क्या कर दिया? आज तुम्हारी वजह से पहली बार मेरी माँ भूखी सोई है। भाभी को जितना भी बुखार होता था वो कहीं भी होती थी, रोज समय से मेरी माँ को खाना दे देती थी। अभी तुम्हें इस घर में आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और मेरी प्यासी माँ को भूखा सोना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। नीरज ये बोलकर गुस्से में सो जाता है। अब वो काजल से कम ही बात किया करता था। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन कंचन काजल के कमरे में आकर कहती है, भाभी, वो बड़ी भाभी तो अपने मायके गई हुई है, तो माँ जी ने मेरे को आपको बोलने के लिए कहा है, शाम को घिया की सब्जी, रायता और चावल बना लेना। अच्छा ठीक है कंचन, तुम बर्तन साफ कर दो और घर के बाकी काम कर लो। मैं थोड़ी देर में आकर खाना बना देती हूँ। ठीक है भाभी, मैं बाकी के काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद मैं घर जा रही हूँ। अब ऐसा ही होता है। काजल सब कुछ बनाकर तैयार कर लेती है, जो कि कंचन उसे बोल कर गई थी। रात के समय जैसे ही खाने का टेबल सजाया जाता है, सूर्यास्त से पहले सभी लोग एक साथ खाना खाने बैठ जाते हैं। आनंदी ने जैसे ही खाना देखा तो गुस्से में बोली, ज्यादा ही आलस आ रहा था तो कुछ मत बनाती। मेरे बेटे अपने आप ही मेरे लिए कुछ बाहर से बनवा देते। सबको पता है पूर्णमासी के दिन हमारे घर में चावल नहीं बनते, लेकिन फिर भी तूने चावल बनाया। लेकिन मुझे तो कंचन ने। अरे बस कर, मैं कंचन को पहले ही तुझे बोलने के लिए कह कर गई थी कि रात के खाने में घिया, रोटी और रायता बना ले, लेकिन तूने क्या बनाया? ये चावल आसान पड़े होंगे ना, रोटियां बेलने में तो हाथों में दर्द हो जाता होगा तेरे। आनंदी ये बोलकर गुस्से से फिर से बिना खाए अपने कमरे में चली गई। नीरज को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। काजल, तुमने तो अब हद ही पार कर दी। जो भी तुम कर रही हो गलत है। भाभी को मायके गए 2-3 दिन हुआ है, लेकिन 2-3 दिन में ही क्या क्या तमाशा दिखा रही हो तुम। नीरज गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है और वहीं काजल रोने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीते थे कि काजल भी इस बात को भूलने की कोशिश करती है। अब नीलम भी घर वापस आ गई थी। एक दिन कंचन ने फिर से काजल के पास जाकर कहा, काजल भाभी, आपको बड़े वाले शिव मंदिर बुला रही है माँ जी। दरअसल उधर कोई पंडित है, तो वो सोच रही है कि आपसे पूजा करवा लेंगी उधर। अब ऐसा ही होता है। काजल अपनी सास को खुश करने के लिए शिव मंदिर की तरफ निकल जाती है और पीछे से नीलम सारा खाना बनाकर दोपहर में तैयार कर देती है। तभी आनंदी ने कहा, कंचन, ये काजल कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही। पता नहीं मालकिन, आज तो पूरा परिवार घर पर है। छोटी भाभी किधर चली गई? वैसे तो वो तैयार होकर बाहर की तरफ गई थी, शायद अपने दोस्तों से मिलने के लिए गई होगी। आपको कुछ बता कर नहीं गई क्या? अरे मुझे तो कुछ नहीं बताया। तुझे बताकर गई है क्या नीरज? नहीं माँ, मुझे भी कुछ बताकर नहीं गई, पता नहीं कहाँ है। काजल पूरे मंदिर में अपनी सास को ढूंढती है। आनंदी ने अपना फोन जानबूझकर साइलेंट कर दिया था। जब काजल घर पर आती है तो फिर से वही तमाशा। ना ही कंचन सच बोलती है, ना ही आनंदी कुछ साफ कहती है। काजल का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो अपने कमरे में गई और खुद से बोली, आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है? मैं कितना इस परिवार को संभालने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी सब लोगों को ऐसा लग रहा है जब से मैं इस घर में आई हूँ लड़ाइयां बढ़ गई है। हर कोई आपस में सिर्फ लड़ाई करता रहता है, एक दूसरे की बुराई करता रहता है, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। अब काजल ने सोच लिया था कि वो सच का पता लगा कर रहेगी कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। काजल ये सब कुछ जानने के लिए जैसे ही अपनी सास के कमरे की तरफ जाती है तो वो अपनी सास और नौकरानी को बात करते हुए सुन लेती है। मालकिन, आखिर आप ये सब कुछ छोटी भाभी के साथ काय को कर रही लिए? वो तो अच्छी से रहती है और आप ही के लिए मंदिर भी भाग कर गई थी, वो भी भारी दोपहरी में। क्योंकि मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए और ना ही मेरी जिंदगी का तजुर्बा कम है। जैसे सुमित्रा के घर में उसके और उसकी बहू की लड़ाई हुई और परिवार अलग हो गया, छोटी बहू के लक्षण देखकर साफ पता चलता है
आज नहीं तो कल हमारा परिवार भी अलग हो जाएगा। मैं बस ये चाहती हूँ कि ये जो मैंने अपना नाम कमाया है, आसपास में सब लोगों को ये एहसास हो कि हमारा परिवार सिर्फ और सिर्फ मेरी छोटी बहू की वजह से अलग हुआ है। पर मालकिन, ऐसा भी तो हो सकता है कि परिवार अलग ही ना हो। अब बेकार में छोटी बहू को इतना परेशान काहे को करे लिए? तुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कंचन। ये मत भूल, तू हमारे टुकड़ों पर पलती है। तू जो भी काम करती है उसका तुझे पैसा मिलता है। ये पकड़ अपने 5,000। अब 1 महीने तक तू वही करेगी जैसा मैं तुझे बोलूंगी। ये सारी बातें सुनने के बाद काजल जैसे हैरान रह जाती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी सास ये सारी चाल चल रही थी ताकि वो सभी लोगों के सामने अपनी बहू को बुरा बना सके। ऐसे ही एक दिन जब काजल बालकनी में कपड़े सुखा रही थी, तभी उसने सुमित्रा और आनंदी को बात करते सुना। अरे क्या बात है आनंदी, मैंने तो सुना है तुम्हारी छोटी बहू जब से आई है तब से घर में कलेश रहता है। हाँ, तुझे क्या ही बताओ सुमित्रा बहन, पहले तो हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं था। नीलम बहू को देख ले, लेकिन जब से छोटी बहू आई है तब से हमारे नाक में दम किया हुआ है। कोई काम हमारी मर्जी से नहीं करती। कोई बात नहीं बहन, जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, ऐसे ही हर कोई एक जैसा नहीं हो सकता। ये बातें सुनकर काजल के दिल को और ठेस पहुंचती है। उसने नया नया अभी अपना घर परिवार बसाना ही शुरू किया था। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में काजल की बदनामी हो चुकी थी। काजल ने जहर का घूंट पीकर खुद से कहा, बस बहुत हुआ, मैं अपने माँ बाप का नाम ऐसे ही खराब नहीं होने दूंगी। मुझे साबित करना होगा कि मैं गलत नहीं हूँ। यूं ही अगला इतवार आता है। कोई भी काजल से बात नहीं कर रहा था। अब तो नीलम ने भी काजल से बात करना बंद कर दिया था। दोपहर के समय में जब सभी लोग सोफे पर बैठे हुए थे और एसी चल रहा था, तभी रसोई में काजल ने नीलम से कहा, भाभी मैं आपकी कुछ मदद करवा दूं? आप अकेले ही कब से काम कर रही हो? रहने दे काजल, तेरी वजह से वैसे भी माँ जी गुस्से में रहती है। पहले इस घर में बिल्कुल भी झगड़ा नहीं होता था, लेकिन तुम आई हो तब से सच में झगड़ा होने लगा है। ठीक है भाभी, जैसा आप बोलो। अब काजल खुद ही सब लोगों के लिए खाने के स्नैक्स लेकर बाहर हॉल में आती है और आते ही टीवी बंद कर देती है। ये क्या कर रही हो काजल, टीवी क्यों बंद कर दिया? सभी लोग बैठकर पिक्चर देख रहे थे ना, या फिर अब तुम्हें इसमें भी दिक्कत है? दिक्कत तो है, लेकिन मुझे नहीं, किसी और को, और टीवी से नहीं, मुझसे। सही बोल रही हूँ ना मैं माँ जी? तभी कंचन हाथ में अपना बैग लेकर आती है और सब लोगों के पास आकर खड़ी हो जाती है। जहाँ आनंदी को घबराहट होने लगती है, वहीं लक्ष्मण कहता है, क्या बात है, क्या बताना चाहती हो तुम? क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? और काजल, ये कंचन बैग लेकर क्यों खड़ी हुई है? वो बात ये है कि मेरे को आप लोगों को सच सच बताने का है। मेरे माँ बाप ने मेरा रिश्ता तय कर दिया और 10 दिन बाद मेरी शादी है। मैं गाँव जा रही, बस उसी के लिए कुछ गलत काम करके पैसे जमा कर रही थी, लेकिन आज सही काम करने के पैसे मिल रहे हैं तो मैं मना कैसे कर सकती है? क्या बोलना चाहती हो, साफ साफ बताओ। दरअसल बड़ी मालकिन मेरे को हर महीने 5,000 देने वाली ऐसा वादा किया था, और मेरे को बस काजल दीदी को गलत गलत चीजें बताने की और घर में कलेश करवाने का। लेकिन फिर काजल दीदी ने मेरी और बड़ी मालकिन की बात सुन ली और मेरे को 20,000 दिए, वो भी बस सच बोलने की। क्या बोल रही है तू? है क्या झूठ बोले जा रही है? मैं तुझे क्यों दूंगी पैसे? माँ जी बस कीजिए, कम से कम अब तो सच बोल लीजिए कि आप ही ने सब कुछ किया था। आपने ही हमारे घर में रिश्तों में दरार डालने के लिए इस हद तक साजिश की थी। आनंदी को गुस्सा आ गया और वो चिल्लाकर बोली, हाँ, मैंने ही की थी साजिश, क्योंकि जब से तू आई थी सब चीजें अपने हिसाब से चलने लगी थी। मैं समझ गई थी आज नहीं तो कल हमारे घर का बंटवारा होके रहेगा। मैं नहीं चाहती थी कि ये दुनिया मुझ पर हंसे कि आनंदी ने सब कुछ कितना संभाल के रखा और अचानक सब कुछ बिखर गया। तो मैंने सब लोगों की नजर में तुझे बुरा बनाना शुरू कर दिया। माँ, मैंने आपकी पसंद की लड़की से शादी की, सब कुछ आपके हिसाब से किया, फिर भी आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? माँ जी, मैं तो काजल को अपनी सगी बहन मानने लगी थी, लेकिन आपकी वजह से मैंने उससे बात करना बंद कर दिया। मैंने तो कभी नहीं सोचा था आनंदी कि इतनी बड़ी उम्र की होकर तुम इस तरह की छोटी हरकत भी कर सकते हो। अगर परिवार को अलग होना होगा तो वो खुश रहते हुए भी हो जाएगा, लेकिन इसमें इस छोटी बहू को बदनाम करने की क्या जरूरत थी? आनंदी रोते हुए काजल के पास आई और बोली, माफ कर दे काजल बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अपने गुरूर के आगे इस परिवार को कैसे टूटने से बचाऊं। मैं जानती थी जब ये परिवार बढ़ेगा तो हम अलग हो जाएंगे, और मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। माँ, तब भले ही हम अलग नहीं होते, लेकिन अब हम एक छत के नीचे नहीं रहेंगे।
जहाँ मेरी पत्नी का सम्मान ही नहीं है और जहाँ पर उसके खिलाफ ऐसी साजिश की जाती है, वहां हम नहीं रह सकते। तभी काजल ने बड़े प्यार से नीरज को समझाते हुए कहा, नहीं नीरज, हम कहीं नहीं जाएंगे। ये घर हमारा है और हम अपना घर छोड़कर कैसे जा सकते हैं। एक परिवार के अंदर छोटी मोटी गलतफहमियां तो चलती है। भले ही मैं माँ जी को मॉडर्न सोच की लगी और उन्हें ऐसा लगा कि शायद मेरे आने के बाद ये घर अलग हो जाएगा, लेकिन अब मेरा फर्ज है ये साबित करना कि मॉडर्न सोच की बहू घर तोड़ती है, ये जरूरी नहीं होता। मुझे माफ कर दे बेटा, तेरी सोच जाने बिना मैंने तुझ पर कितनी तरह के इल्जाम लगाए, लेकिन फिर भी तू सब कुछ सुनती रही। आज के बाद मैं वादा करती हूँ तुझे बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। और नीलम बहू, तूने भी आज तक मेरी जितनी भी ज्यादती सही है उसके लिए मुझे माफ कर देना। काजल ने उस समय भी अपनी सास को माफ करके बहुत ही समझदारी भरी बात कही, जिससे आनंदी का गुरूर पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। उसे समझ में आ गया कि उसकी सोच कितनी गलत थी। उसके बाद उसने खुद से ये वादा किया कि वो कभी भी अपने परिवार के ऊपर अपनी मर्जी नहीं चलाया करेगी।